राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के पुनर्विवाह की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साधना को अपने ससुराल में आए हुए अभी 1 महीना ही हो पाया था, मगर फिर भी उसका बीता हुआ कल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। या फिर यूं कहा जाए कि साधना ही अपने बीते हुए कल को भुलाना नहीं चाहती थी। घर के काम से फ्री होकर साधना अपने कमरे में चली गई और कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 बरस की साधना जो इस उम्र में इतना सब कुछ देख चुकी थी कि अब बस तो उसे ऐसा लगता था कि ये जीवन खत्म ही हो जाए। बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होता। हर क्षण उसे यही एहसास होता था कि जन कितनी निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जाती हैं और उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाती है। कुछ पल पलंग पर बैठने के बाद साधना पलंग पर ही लेट गई और पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गईं। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक साधना की निगाह कमरे के कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास अवश्य हो रहा था। साधना एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों मकड़ी का जाला उसे अपनी ओर सम्मोहित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस जाले में फंसी हुई मकड़ी की तरह ही उसका भी जीवन है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, मगर हर पल एक बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज उसकी माँ का फोन आता है और माँ हमेशा एक ही बात पूछती है, साधना लोग कैसे हैं ये तेरे ससुराल वाले, और तेरा पति मानव कैसा है? उसके माता पिता का व्यवहार तो ठीक है ना तेरे साथ? वैसे तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ही होगा व्यवहार। और माँ साधना के जवाब से पहले ही स्वयं ही बोलकर अपने सवाल का जवाब ले लेती है। फिर भी माँ बार बार साधना को कुरेदती है, पर उसका जवाब हमेशा की तरह एक जैसा ही होता है, हाँ माँ सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। वैसे भी यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता हो, उसकी जबान से तो सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि हाँ सब ठीक है, चाहे कोई उसे मार ही क्यों ना डाले। पहले ही उसने अपने माँ और पिताजी को कितने दुख दिए हैं। मेरे पिछले जीवन से जुड़े पलों को माँ और पिताजी के लिए कितना दुखद अनुभव रहा था। मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें मेरी दूसरी शादी करनी पड़ी। यह सोचते ही साधना की आंखें डबडबाईं। बल्ब की पीली रोशनी उसे चुभती हुई सी महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद की और दोबारा पलंग पर आकर लेट गई और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था, जैसे वह आजाद थी, आकाश में उड़ते आजाद परिंदों की भांति, फूलों की तरह खिलखिलाती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, खेलती कूदती थी, एक अल्हड़ सी सुकुमारी। माता पिता भले ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, परंतु घर का माहौल कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन, माँ और बाबूजी के, वह स्वयं और उसका छोटा भाई प्रणव, जो अभी हाल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। दोनों भाई बहन के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में ही भाई की शादी की बात चलने लगी कि बहू आ जाएगी तो माँ को आराम मिल जाएगा, मगर फिर भी सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाएं, लड़की बड़ी है, उसके बाद प्रणव की शादी के विषय में सोच सकते हैं।
स्वयं प्रणव का भी यही विचार था। साधना परिवार के इस जो निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, 22 साल की भी नहीं हुई। साधना ने बहुत विरोध किया। लाड प्यार में पली साधना का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस में रहने वाले श्यामलाल अंकल के लड़के की शादी में मनोज और उसके परिवार वाले आए हुए थे। 2-4 दिन विवाह समारोह में साथ रहे। श्यामलाल अंकल ने साधना के परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। श्यामलाल जी की लड़की जो साधना की बहुत अच्छी सहेली थी, घर पर आना जाना था। साधना के परिवार वालों ने भी शादी के काम काज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित भी हुए। मनोज का परिवार शादी से विदा हुआ तो कुछ ही दिन बाद उसका प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव था कि मनोज और साधना के रिश्ते का। साधना के बाबूजी तो साधना की शादी के लिए सोच ही रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह हड़बड़ा जाता है। यही हुआ था साधना के परिवार के साथ। साधना के घर वाले इस अचानक आए प्रस्ताव से थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। क्या करें क्या ना करें। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है लड़की की। पर फिर रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई साहब शादी तो करनी ही है, ऐसी कम उम्र तो है नहीं, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है। फिर 2-3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरोगे। और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को जो कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम होगी सो अलग। फिर से अच्छा परिवार उन्हें कहाँ मिलेगा। रिश्ता स्वयं चलकर आया है। भाग्यशाली है लड़की जो घर बैठे रिश्ता आ गया, वरना तो चप्पल घिस जाती हैं विवाह योग्य लड़का ढूंढने में। लड़का सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। लड़के के पिता भी अच्छे खासे पद पर हैं। अभी काफी नौकरी बाकी बची हुई है। कोई लड़की भी नहीं है, बस एक छोटा भाई जरूर है। सीमित परिवार है, इससे अच्छा भला और क्या चाहिए। ऐसा परिवार मिलना मुश्किल है। और फिर साधना का भी इतना ज्यादा विरोध नहीं रहा कि मुझे विवाह अभी नहीं करना। वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं भी नहीं थी। साधना की कुल मिलाकर चट मंगनी और पट विवाह सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती साधना अपने नए जीवन के सपने बुनती हुई मायके से विदा हो गई और मनोज के घर यानी अपनी ससुराल पहुंच गई। शुरू में तो सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे लोग जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की जो तानों ने आग में घी का काम किया और धीरे धीरे छोटे से जो असंतुष्टि के बीज ने विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत। सारी बातें इतनी गंभीर रूप नहीं लेती यदि मनोज साधना के पक्ष में होता, मगर मनोज ने भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलना शुरू कर दिया था। साधना सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, मगर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब मनोज अपने साथ काम कर रही लड़कियों से साधना की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती थी। उसे लगता उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, साधना का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहां तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा।
घर वाले उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत मिन्नतें करी, पर कोई परिणाम नहीं निकला। धीरे धीरे यह भी नौबत आ गई कि छोटी छोटी बातों पर मनोज साधना के साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने रहे। साधना को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह घर छोड़कर वापस अपने मायके में आ गई। अब अम्मा और बाबूजी ने उसे इस हालत में देखा तो उसके ताऊजी को बुलाया और मशवरा चल ही रहा था कि एक दिन साधना के नाम विवेक की ओर से तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। माँ और बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वे मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिणाम का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में लड़ाई झगड़े तो बहुत देखे थे। सभी लोग बातें तो न जाने कहां कहां तक पहुंचाने की करते थे, पर अंततः परिणति सब मंगलमय ही देखी थी। पर अब खुद के साथ यह घटित होते देख वह बिल्कुल टूट ही गए थे। बाबूजी ताऊजी को लेकर मनोज के घर भी गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अम्मा बाबूजी की हालत देखकर साधना का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वह इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध साधना को अंदर तक हिला देता था। वह मनी मन घुटने लगी थी। उधर माँ और बाबूजी और प्रणव भी उसकी भी यही हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने उससे आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फार्म भरवा दिया और उधर तलाक का मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। साधना ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं भी नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह धीरे धीरे समय निकल गया। प्रणव की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, परंतु साधना का जीवन प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता। साधना को बस अब यही लगता था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। प्रणव को भी अब उसकी चिंता थी। उसने अपने माँ और बाबूजी पर जोर डाला कि वो दीदी का पुनर्विवाह के लिए राजी कर लें, ताकि दीदी की शादी कर दें और उसकी गृहस्थी भी बस जाए। साधना इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। पर फिर जब माँ उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया, जिसे धारा बहाती हुई ले जा रही थी। बस जल्दी ही शादी हो गई साधना की, और उस शादी में ना कोई उमंग, ना कोई उल्लास, ना ही कोई धूम धड़ाका। बहुत ही सादे ढंग से साधना का विवाह संपन्न हुआ। उसने वरमाला के समय तो दूल्हे को पहली बार देखा था, मगर कोई एहसास उसके मन में नहीं जगा। विवाह में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी और सूखी लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थी। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा था। 7 फेरे और 7 वचन, पहले किसी और के साथ और अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे। किसी ने मना नहीं किया था वचन निभाने को, फिर क्यों नहीं निभा पाए एक भी वचन को? ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों अपने वचनों को भूल जाते हैं? पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर मानव को पकड़ा दिया और उसने मुस्कुराते हुए साधना की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सूनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी।
सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं हो रहा कि वह उसके गठबंधन को बचा पाता। छोटी छोटी बातों ने उसके गठबंधन को इतना कमजोर बना दिया, तो फिर क्यों होता है ये गठबंधन का खेल? यही सोचते सोचते साधना की आंखें गीली हो गईं और फिर वह विदा होकर जो अपने पति मानव के घर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी माँ और बाबूजी के साथ छोड़कर वह मनोज के साथ चल दी थी। तब भी यही दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, यह घर ही सब कुछ है। अब यही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर मनोज ने तो जीते जी मार दिया, जीते जी उसकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी और अब यहाँ नए घर में अब वह फिर पति के कंधों पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। तभी दरवाजे की आहट से वह चौंक गई। आंखों से आंसू पूछते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने मानव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है साधना, क्यों अंधेरा कर रखा है? वह क्या कहती बस चुप रही और मानव ने साधना को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया और फिर बोला, साधना तुम मुझे बड़ी परेशान लग रही हो। वह फिर भी कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बहने लगे। साधना पता नहीं तुम क्यों अपराध बोध से ग्रसित हो। मानव कहने लगा, इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि माँ बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसके मापदंडों पर तुम खड़ी नहीं उतरी, तो इसमें तुम अपने आप को खत्म कर लोगी क्या? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने केवल भौतिकवादी मापदंडों के आगे तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। एक ऐसे व्यक्ति के दिए हुए कटु अनुभव को तुम क्यों जिंदगी भर संजो कर रखना चाहती हो? बताओ मुझे आराधना, आखिर क्यों अपने आप को यह दंड दे रही हो? गलती किसी और की और सजा तुम स्वयं को दे रही हो। मानव एक पल रुका और फिर साधना के आंसू पोंछते हुए बोला, इस जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा हुआ है ये जीवन। हर पल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले, जीना ही छोड़ दे? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी, उसे सुधारोगी नहीं? साधना मानव की बात सुनकर रोने लगी और रोते हुए बोली, नहीं नहीं मानव जी, पर मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई है। मैं आपके लायक। साधना ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मानव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, साधना बस, अब और नहीं। मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या हो, और अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साधना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तुम्हारी सहजता, सौम्यता, सरलता, सभी कुछ अच्छा है। व्यक्तित्व का मूल निर्माण आदमी के आंतरिक गुणों से निर्मित होता है। अगर हमारे बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया हो, तब इसका मतलब यह तो नहीं कि हम गलत हो गए। और सही बात तो मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की। मैंने तो तुम्हें देखा, तुम मुझे अच्छी लगी, बस यही पर्याप्त है मेरे लिए। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। और मानव ने साधना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, साधना अब से बल्कि आज से ही नया जीवन जीने का संकल्प लो। बीते हुए कल की छाया कहीं से भी अपने जीवन पर मत पड़ने दो। अब तुम्हें मेरे साथ जीना है और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब साधना कुछ नहीं बोली, मगर उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। साधना को लग रहा था कि उसके जीवन पर छाई
कुहासे की परत धीरे धीरे हटती जा रही है। वह मानव से लिपट गई और उसके सीने में मुंह छिपा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू मानव के सीने को भिगो रहे थे। उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट आंसुओं से धुलती जा रही थी। अब साधना खुश थी, बेहद खुश थी। मानव उसके वीरान जीवन में बहार बनकर आया था और अपने प्रेम की बरसात से साधना को सरोबार कर दिया था। तो दोस्तों, आज आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या किसी लड़की को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए जो उसके ससुराल वाले उसे एक भौतिक साधनों दहेज के लिए परेशान करते हो? तो लड़की का निर्णय क्या होना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि क्या निर्णय लेना चाहिए। राधे राधे।